हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के PYQs के साथ और आपके एक ही वीडियो में ये सारे कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, वैसे मैंने ये बात आपको एंशिएंट मेडिवल के आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में भी बताई थी कि व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री इन मेंस जो आपका प्रायोरिटी सेक्शन है वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल रिलेटिवली कम आते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो गई। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब एनालाइज कर रहे हैं पिछले साल के पेपर्स को, सब्जेक्ट्स को, थीम्स को, आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि आपने प्रायोरिटी देखनी है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे पहले, कौन से जीएस में कौन सा सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में कौन सी थीम्स, वो प्रायोरिटी सेक्शन होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले उन्हें प्रिपेयर करेंगे। जैसे अगर हमने आप पिछली वीडियो आपने देखी होगी आर्ट एंड कल्चर की, आपको समझ में आया होगा कि आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पे बहुत जोर है यूपीएससी का कि भाई पल्लवास का पूछ लिया, ठीक है, पाला का पूछ लिया, चोलास का पूछ लिया। तो आप कुछ करें या ना करें, एंशिएंट और मेडिवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को मिला के, विजयनगर वगैरह को मिला के, आपको सबसे पहले तो इन सारी डायनेस्टीज का आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर तो प्रिपेयर करना ही करना है। तो आपको जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक, कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी थीम प्रायोरिटी बनानी है और उन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ये है 2025 का लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन। देखें, महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबआल्टर्न क्लासेस डिस्कस। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, दैट इज सबआल्टर्न क्लासेस। जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबआल्टर्न का क्या मतलब होता है? अंडर प्रिविलेज सेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो जिनकी आवाज नहीं सुनी गई है ना, जिनकी आवाज नहीं, साइलेंट वॉइसेस आई कैन से। वो फीमेल्स हो सकती हैं, वो दलित्स हो सकते हैं, वो SC STs हो सकते हैं, वो LGBTQ हो सकता है। तो सब आल्टर्न क्लासेस वो वाला सेक्शन होता है। यहाँ पे ज्योतिराव फुले के बारे में क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फुले ने जो राइटिंग्स, जो भी उन्होंने लिखा था और उनके जो भी सोशल रिफॉर्म पे एफर्ट्स थे, वो कैसे सारे के सारे सब आल्टर्न क्लासेस को टच कर रहे थे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आपको पहली थीम यहाँ पर क्या इमर्ज हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आपको एक बात समझ में आई होगी कि सोशल रिफॉर्मर्स। देखो, जब भी आप पीवाईक्यूज लिखते हैं तो आप थीम्स भी एनालाइज करते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स एंड देयर वर्क एंड अचीवमेंट्स। तो इसका मतलब जितने भी मेजर पर्सनालिटीज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं, आगे भी देखना रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को लेके कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम क्या है? जितनी भी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज हैं, वो सोशल रिफॉर्मर्स हो, वो फ्रीडम फाइटर्स हो, वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट हो। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वाले में ना दो चार ही होंगी, इतनी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज इतनी आउटलाउड नहीं उठी हैं। कुछ ही हैं जिनका आपने नाम पक्का सुना होगा, ठीक है, नहीं तो बाकी तो फैक्चुअल तरफ, वो प्रीलिम्स वाली तरफ चला जाता है। तो जितनी भी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज हैं, महात्मा गांधी हो गए या जो जो भी आपने सुने हुए, दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है, आप ये लाल बाल पाल हो गए, इन सब का तो आपने कवर करना ही है। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती हो गया, ज्योतिराव फुले हो गया। इन सब की इंपॉर्टेंट वर्क्स एज इन व्हाट दे हैव अचीव्ड, व्हाट दे हैड डन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल या फॉर सोशल रिफॉर्म, ये आपको प्रिपेयर, इसके लिए ना 1 पेजर्स बना के रख लीजिए, तो आपको एंड में रिवाइज करने में आसानी होगी। तो हमें एक थीम तो यहीं पर दिख रही है। तो अब हम आंसर की तरफ देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन, महात्मा ज्योतिराव फुले 1827 से 1819 तक थे, अ पायोनियरिंग सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थे, वैसे भी नाम से ज्योतिराव फुले से पता चल रहा है, महाराष्ट्र से थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। अब आप देख रहे हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। ऐसे ही आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा वगैरह बैन की थी, तो ये वाली चीजें पढ़ लेना। एंड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सब अल्टर्न राइट्स एडवोकेट, और ये पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने होलिस्टिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सब अल्टर्न सेक्शंस की, सारी साइलेंट वॉइसेस की, सारे दबे कुचले लोगों के राइट्स के बारे में बात की थी और उसके लिए एडवोकेसी दिखाई थी।
अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स होते हैं ना वो कीवर्ड्स होते हैं, बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली राइटिंग्स यहाँ पे लिखा है, तो मतलब हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन का राइटिंग्स वाला पार्ट सेपरेटली एड्रेस करना है और फिर उसके बाद एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म। एफर्ट्स में भी हमने आगे बाइफर्केट कर देंगे कि भाई एजुकेशन के लिए ये किया या उसके लिए ये किया। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का हर एक पोर्शन बहुत अच्छे से एड्रेस करना है। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली सो दैट यू डोंट, मतलब आप छोड़ ना दें कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखें अब राइटिंग्स के बारे में देखें। सबसे पहले इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी, नाम से पता चल रहा है गुलाम मतलब स्लेवरी। 1873 में इन्होंने एक्सपोज किया था। आपको पता ही है इस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका था, तो इन्होंने एक्सपोज किया था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। ठीक है, आपको पता है संस्कृत एलिटिज्म, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, और हाईलाइटेड पैरेलल बिटवीन कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया एंड रेशियल स्लेवरी इन यूएस। इन्होंने बोला कि यूएस के अंदर जो कलर को लेके ब्लैक एंड व्हाइट की जो रेशियल स्लेवरी है कि ब्लैक्स को स्लेव्स बना के रखना चाहिए, इन्होंने उसका पैरेलल हमारे देश में कास्ट ऑपरेशन से किया। आपको पता है कास्ट या जातिवाद वेस्ट में नहीं है, वेस्ट में कलर के ऊपर प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने यहां से इसे पैरेलल ड्रॉ किया। दूसरा है शेतकार्य च असुद। ठीक है, ये इन्होंने लिखा, इन्होंने अटैक किया इस पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। अगेन यहां पर ब्राह्मणिज्म पे है। पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर थी वो बहुत ज्यादा रिजिड थी, आज का जमाने की तरह नहीं है। आज उतनी ज्यादा कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर पहले ऐसा होता था कि जिसको जो वर्ण जो है उसके अकॉर्डिंग ये प्योरिटी पोल्यूशन के कंसेप्ट के हिसाब से उनको काम दे दिए गए थे कि जैसे अगर ब्राह्मण है तो वो कोई बहुत ही शुद्ध कार्य ही करेंगे या फिर वो बहुत ही हायर वाला कार्य ही करेंगे। क्षत्रियास को रूलर क्लास माना जाता था, वैश्यास जो थे वो आपके बिजनेसमैन वाले क्लास थे, शूद्रास को बोला जाता था कि ये लेदर टैनिंग फैक्ट्री में गार्बेज कूड़ा उठाना ये सब वाले काम करेंगे। बट आज ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ड्यू टू अफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन सरकार स्कीम्स लेके आती है, साथ ही साथ समाज का थोड़ा सा माइंडसेट खुला भी है। और आपने डाइवर्सिटी भी तो दे दी ना अब ऑक्यूपेशंस में। पहले तो गिने चुने ऑक्यूपेशंस थे, लेकिन आज कितना कुछ है। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, दलित एंटरप्रेन्योरशिप की, दलित कैपिटलिज्म की बात होती है, तो ये वाली चीजें भी अब आ गई हैं। लेकिन उस टाइम पर ब्राह्मण्स जो हैं वो बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड होते थे जो कि पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, जिसके बारे में इसके अंदर लिखा गया, और मनी लेंडर्स होते थे। तीसरा है सार्वजनिक सत्य धर्म, ये 1891 में इन्होंने लिखी थी। ये है यूनिवर्सल रिलीजन बेस्ड ऑन ट्रूथ, सोशल इक्वालिटी एंड रैशनल मोरालिटी। अब आप एक चीज मैंने कल ही लास्ट लेक्चर में ही आपको एंशिएंट मेडिवल के बारे में बताया है, तब आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे रूलर्स ने इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स कोशिश की कि धर्म से आगे बढ़कर हम एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉ करें, है ना। जैसे अशोका है, उन्होंने धमा, ठीक है, उसके बाद अकबर हैं, उन्होंने दिन्ने इलाही। तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारे जो रूलर्स जिनकी दूरदर्शिता थी, जिनको समझ में आ रहा था कि अगर हमें समाज में सोशल कोहेसिवनेस मेंटेन करनी है तो हमें धर्म के चश्मे से आगे बढ़ के सारे धर्मों में से या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स निकाल के उनको फ्यूज करके एक इंसान को अच्छी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाली जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उस पर ज्यादा जोर था। जैसे धमा है, उसके अंदर भी बोला गया कि भाई एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, एनिमल्स को मत मारो, ये सब कुछ। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी अगर आप चले जाएं तो फिर बुद्धिज्म में वो 8 फोल्ड पाथ है, आपको पता ही है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें कोई अलग अलग धर्म नहीं बांटने, हमें एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाना है जो कि सत्य के ऊपर है ना, सत्य लिखा है ना, सार्वजनिक ट्रुथ, सोशल इक्वालिटी जहां पर सब बराबर हो, और रैशनल मोरालिटी के ऊपर बना हो। रैशनल मोरालिटी इज धर्म, ठीक है। देन लिखा उन्होंने बलद, जहां पे क्रिटिसाइज किया गया ब्राह्मणिकल मिथ लाइक परशुराम। अच्छा, आपको पता ही है संस्कृत एलिटिज्म और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है वो आपस में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि संस्कृत लैंग्वेज हर कोई तो पढ़ नहीं सकता और सिर्फ ब्राह्मण उसे पढ़ सकते थे, है ना। और ब्राह्मण क्योंकि सिर्फ संस्कृत पढ़ सकते थे, बाकी और कोई नहीं पढ़ सकता था, तो इंटरप्रिटेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के पास चली गई थी, और ऊपर से उनको इंटरमीडियरीज माना जाता था बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। तो दैट इज वाई उन्होंने अपनी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बना दिए
चाहिए, तो यहाँ पर इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया गया। अब हम बात करेंगे एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म। सबसे पहले है एजुकेशन मूवमेंट, कि एजुकेशन के लिए क्या किया। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पहला गर्ल स्कूल ओपन किया था इन पुणे इन 1848, एंड लेटर इन्होंने दलित्स और ओबीसी चिल्ड्रन के लिए भी स्कूल्स बनाए, ठीक है। फिर वुमेन वेलफेयर के लिए इन्होंने एक विडोज के लिए, विधवाओं के लिए घर शुरू किया, और ऑर्फन्स के लिए 1854 में। साथ ही साथ इन्फेंट होम का नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बाल हत्या मतलब जो छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की डेथ होती है, इन्फेंट होम बनाया फॉर अनवांटेड गर्ल चिल्ड्रन, की मारो मत, यहां पर आ जाओ, ठीक है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। फिर बनाया इन्होंने वेरी फेमस, हम सबने पढ़ा है ये, सत्यशोधक समाज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1873 में। इनका काम था एम टू लिबरेट शूद्रास एंड अति शूद्रास फ्रॉम प्रीस्टली कंट्रोल, इनकरेज्ड प्रेयर्स विदाउट ब्राह्मण इंटरमीडियरीज। मैंने अभी आपको बोला कि ब्राह्मण्स को ड्यू टू दे कुड रीड संस्कृत एंड ऑल ऑफ आवर वेदास वर रिटन इन संस्कृत, दे वर कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अस एंड गॉड, कि हमें अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, कोई भी पूजा पाठ करना है, तो ब्राह्मण्स को एज एन इंटरमीडियरी हम कंसिडर करते थे कि भाई ये आएंगे, ठीक है, पूजा पाठ करवाएंगे, तो ही हम गॉड से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस सत्यशोधक समाज ने कोशिश की कि ये जो प्रीस्टली क्लास का, जो ब्राह्मणिकल इंटरमीडियरीज का जो एक कंट्रोल है, इससे हम शूद्रास को बाहर निकालें, और उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रेयर करने के लिए। और इन्होंने अगेन कास्ट ऑपरेशन को अमेरिकन स्लेवरी से कंपेयर किया। फिर एंटी कास्ट एक्टिविज्म इन्होंने कोशिश की। देखो अब यहाँ पर भी आप जब देखो, मेंस के लिए ना एनालिटिकल माइंडसेट बड़ा तेज होना चाहिए, जैसे मैंने दिन्ने लाही और धमा और ये सब जोड़ा। अब आपको यहाँ पर देखना, एंटी कास्ट एक्टिविज्म में ऑर्गेनाइज किया इंटरकास्ट डाइनिंग। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिखिज्म याद आ जाना चाहिए। सिखिज्म क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि जिस सिखिज्म में जो गुरुज थे, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस का एक वो दिया था कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस करोगे ना, तो कभी भी आप कास्ट्स में, जाति में बटोगे नहीं। एंड आई डोंट रिमेंबर, एक गुरु हैं जिन्होंने तो अपने बेटी की शादी एक्चुअली में एक बनिया, एज एन एक बिजनेसमैन, एक बनिया से कर दी थी, जो कि हिंदू थे। तो यहाँ पे भी यही चीज की गई कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करा इंटरकास्ट डाइनिंग, की सब, कोई भी ये मत देखो कौन कौन सी कास्ट का, सब आओ इकट्ठे बैठ के खाना खाओ। बार्ड ब्राह्मण फ्रॉम ऑफिशिएटिंग रिचुअल्स, और इन्होंने ब्राह्मण्स को रोका कि भाई तुम्हारा ठप्पा नहीं लगेगा रिचुअल्स के ऊपर, और सेलिब्रेट किए फेस्टिवल्स लाइक बलिराजा जयंती टू काउंटर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। फिर कैंपेन चलाया इन्होंने अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी क्या होती है? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी होती है जब आप रिलीजन को एक मीडियम बना के, एक माध्यम बना के, पुरानी सोच, पुराने रिचुअल्स को कंटिन्यू करते हो। जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो आप कहते हो नहीं अगर विडो बन गई है तो उसकी जिंदगी खत्म, दोबारा शादी नहीं करवानी चाहिए, या फिर सती। तो यहाँ पर इन्होंने इन सब सारी चीजों को अपोज करा कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, विडो री मैरिज होनी चाहिए, वैदिक रिचुअल्स को एक्सप्लॉयटेटिव माना गया। तो ये सब। सिक्स्थ है पब्लिक वेल्थ मूवमेंट। यहाँ पर देखो, दलित्स के लिए या फिर अनटचेबल्स के लिए उस टाइम पर पब्लिक प्रॉपर्टी एज इन की, जो जहां से नॉर्मल जो कुआं है वहां से सब पानी पी रहे हैं, उनको वो अलाउड नहीं था। यहाँ पर इन्होंने अपना ही खुद का एक कुआं खोद दिया पुणे के अंदर, जहां से दलित्स भी पानी पी सकते थे, जिसे पब्लिक वेल्थ मूवमेंट बोला गया। देन देयर इज रिलीजियस फ्रीडम। इन सत्सार द एसेंस ऑफ ट्रूथ, इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी, फुले अपहेल्ड पंडिता रामाबाईज राइट टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। अब आप देखो, दे वर सो प्रोग्रेसिव इन देयर थिंकिंग। आज आपके इंडिया के अंदर आपको दिखने को मिलता है कि भैया एंटी कन्वर्जन बिल्स वगैरह पास हो रखे हैं, वट एवर, दैट इज ऑल्सो फाइन, टू सम एक्सटेंट दैट इज अ प्रोटेक्शन। बट यहाँ पर देखो कि उन्होंने किसी का अधिकार बचाया कि अगर कोई अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से किसी और धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, उन्होंने उसको भी प्रोटेक्शन की। इसका मतलब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से तो कोसों दूर है कि सिर्फ हिंदुइज्म पे फोकस, ऐसा नहीं है। अब लिमिटेशंस क्या रही फुले के वर्क की? सबसे पहला है रीजनल इंपैक्ट। इनका जो काम है, उसका जो इफेक्ट है ना, वो बहुत ही रीजनल ही रहा, बहुत ही छोटे एरिया में ही उसका इंपैक्ट रहा, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र या पुणे। साथ ही साथ इनकी रीच अमंग द मासेस भी बहुत लिमिटेड रही, क्योंकि इसके अंदर मेनली अर्बन एजुकेटेड जो है लोअर कास्ट लोग इन्वॉल्व थे। अब ये बातें भी तो इतनी प्रोग्रेसिव कर रहे थे, तो एजुकेटेड क्लास ही आएगी, इतना आसान तो नहीं है। आप आज समझा के देख लो, आज भी कितना डिफिकल्ट है समझाना। इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स मिसिंग है। अब इन्होंने कोई भी इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिए, ठीक है। और लास्ट है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने ऑफन ब्रिटिश को अपना अलाय समझा इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, दैट्स इट। देयरफॉर फुलेज रैडिकल आइडियाज ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी एंड डिग्निटी
लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट एंड लेगेसी एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ये ज्योतिराव फुले के जितने भी आइडियाज थे, वो एजुकेशन के बारे में हो, वो इक्वालिटी के बारे में हो, ठीक है, उसने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी है हमारे देश के संविधान में, क्योंकि जितनी भी बातों के लिए इन्होंने लड़ा, आज हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट या फिर अधिकार के तौर पे वो आज भी प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-15, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, सोशल जस्टिस फॉर फीकर सेक्शंस आर्टिकल 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 का ये क्वेश्चन, अब देखो 25 में एक ही सवाल आया था, इसीलिए मैं बोला मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल कम ही आते हैं, ज्यादा सवाल जो हैं वो आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेंगे ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस, किसी किसी में 4 भी आए हैं, मैं वही 2-3 का एवरेज है। ठीक है, अब ये देखो, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। दिस इज अ 10 मार्क का क्वेश्चन, अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। ये अगर आपने प्रीलिम्स ढंग से प्रिपेयर कर रखा है, आप ये लिख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट पे सवाल है और डायरेक्ट सवाल पूछा है कि कौन से इवेंट्स है जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। 10 मार्कर में पूछ लिया, बस यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट का थोड़ा चक्कर है। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी, हमें पता है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट बनी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों, किससे स्पार्क हुई है, क्यों हुआ ऐसा? स्पार्क बाय फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन और ग्रोइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, है ना। हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत डिसकंटेंट, बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो गई थी, ऊपर से क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इवेंट्स लीडिंग टू क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले है वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट। जापान ने रैपिडली एडवांस किया था इंडियन बॉर्डर्स की तरफ जब सिंगापुर का फॉल हो गया था 1942 में, जिसकी वजह से हबड़ा दबड़ी पैनिक हो गया था ब्रिटिशर्स के अंदर। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है बर्मा, जो आज म्यांमार है, वहां से भी रिट्रीट कर गए थे। साथ साथ इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन या नॉर्मल इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ फूड शॉर्टेज। आपको पता है फेमाइंस कितने ज्यादा थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। लार्ज स्केल बंगाल फेमाइन तो हर किसी ने सुना है, उसकी पिक्चर्स भी देखी हुई है। फेमाइन पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों था कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमाइंस आते थे। तो इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज और साथ ही साथ इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की इनएबिलिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फेलियर ऑफ प्रीवियस नेगोशिएशंस। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले जितनी भी नेगोशिएशंस इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही थी वो सारी फेल कर गई। सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन का कोलैप्स हुआ 1942 मार्च में, विच ऑफर्ड ओनली अ प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस। सिर्फ डोमिनियन स्टेटस, प्रॉपर स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस ही ऑफर किया गया था। उसके बाद गांधी लिथगो टॉक्स जो हैं उसमें भी ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से रिलेशन और खराब हुए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपको पता है यहाँ पर एक मुस्लिम बेस्ड सेपरेट मुस्लिम स्टेट कॉम्प्लिकेटेड, उसने और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर दी, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे एक सेपरेट स्टेट मांग लिया था, जैसे लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 बोला जाता है, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी पे और हमला। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग हुई बॉम्बे अगस्त 8, 1942, जहां पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ और डू और डाई का नारा दिया गया, जो आज भी बड़ा फेमस है। रिजल्ट्स क्या हुए? सबसे पहले मास पार्टिसिपेशन देखने को मिली, उसमें स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स सब लोग आए। दूसरा क्या हुआ, बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई छोटे छोटे रीजनल सेंटर्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कि बलिया में चिट्टू पांडे जो हैं उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, सतारा में नाना पाटिल और वाईवी चवन ने बनाई, तलचेर के अंदर लक्ष्मण नायक ने बनाई, और भी बहुत सारी हैं। अगर आपको लगे आपकी स्पेस है तो आप बना सकते हो। तीसरा, स्ट्रेंथेंड इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस। दिस वाज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, या अगर थोड़ा लंबा इंपैक्ट इसका देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी स्ट्रांग हुई थी। और फोर्थ है ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन विद ओवर 1 लाख अरेस्ट एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियन मासेस कैपेसिटी फॉर सेल्फ रूल एंड रेजिस्टेंस। इसने अच्छे से, देखो कोई भी अगर मूवमेंट चलती है बड़ी, जैसे अभी भी देखो, आप देखो स्टूडेंट्स का कितना चल रहा है, कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट, जनरली बात को समझेंगे तो ऐसे वगैरह में भी मदद मिलेगी। ओवरऑल माइंडसेट खोलो अपना। अगर कोई भी मूवमेंट और प्रोटेस्ट चलती है तो वो क्या शो करता है? कैपेसिटी टू क्वेश्चन, है ना, कैपेसिटी टू रिटेलिएट, कैपेसिटी सेल्फ रूल उस टाइम पर की अगर हम बात करें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की, एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देयरफॉर क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इसने ऐसा एक स्पाइक दे दिया था कि अब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसकी लास्ट फाइनल फेज शुरू होने वाली है। द डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन।
अब देखो 2023 का सवाल, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन, आ गया फिर से पर्सनालिटीज पे, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी थॉटफुल क्वेश्चन आई मस्ट से। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 में से 2 सवाल आपको पर्सनालिटीज पे दिख गए, इसका मतलब पर्सनालिटीज ढंग से प्रिपेयर करनी बड़ी जरूरी है। ये मत समझिएगा कि प्रीलिम्स के लिए, ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत याद किया होगा महात्मा गांधी की वर्क्स, न्यूज़पेपर बुक्स, यू मस्ट हैव रेड अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट वो आपके दिमाग में ना ऐसे स्पेसेस में है, मतलब बिखरा हुआ होगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपने वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद किया है। मैं उसके ऊपर आपको 10 या 15 मार्क्स का एक आंसर लिखने के लिए दे दूंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लिखने के लिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको 1 पेज में बना के रख लो। अभी यहाँ पर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी को कंपेयर करने को बोला है 2 मैटर्स में, व्हाट इज एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब देखो, व्हाइल गांधी जी लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, हमें पता है गांधी जी के, अगर हम जब भी बात करते हैं हमें पता है जो गांधी जी का तरीका था इंडिपेंडेंस तक ले जाने का, वो बेस्ड अपॉन नॉन वायलेंस, है ना, सत्याग्रह, आपको पता ही होगा, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, ये सब कुछ, ये वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, जिसकी वजह से मॉडरेट्स रेडिकल्स का इसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट भी देखा गया। महात्मा गांधी को इवन आज भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने भगत सिंह वगैरह का साथ नहीं दिया, बट दैट वाज प्योर डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ऑन द अदर हैंड टैगोर वाज अ वेरी वेल रेड पर्सन इन लिटरेचर एंड ऑल, बंगाल से थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट, प्रोवाइडेड अ रोबस्ट इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द इमर्जिंग नेशन। वही मैंने बोला वेल रेड है, तो इंटेलेक्चुअल नींव इन्होंने हमारे देश की रखी, इन्होंने ही तो नाइटहुड का वो भी ठुकरा दिया था, जो टाइटल इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको दिया था। अब सबसे पहले हम एजुकेशन फिलॉसफी, जो पूछा है उसको सही से जवाब देना है, और अगेन मैंने यहाँ पे एक पेज डिवाइड करके कोशिश करी है करने की, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेटर जो है उससे बेटर दिख सकता है। अब एजुकेशन फिलॉसफी में देखते हैं गांधीज अप्रोच एंड टैगोर्स अप्रोच। गांधी की अप्रोच क्या थी एजुकेशन में, ही एडवोकेटेड फॉर न्याय तालीम, आपने पढ़ा होगा, और बेसिक एजुकेशन। इसका फोकस ये था कि भाई सिर्फ पढ़ाओ मत, प्रैक्टिकल स्किल भी इंटीग्रेट करो। ये देखो, ये कितनी फॉरवर्ड सोच है, क्योंकि आज भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई है, आपको सिर्फ डिग्री की पढ़ी रहती है, भाई बीए कर ली, बीएड कर ली, व्हाटएवर, लेकिन हमारे यहाँ पे जॉब स्पेसिफिक जो तैयारी है वो है ही नहीं। हम हमेशा बोलते हैं एजुकेशन सेक्टर में आज क्या प्रॉब्लम है, इट इज डिग्री ओरिएंटेड नॉट जॉब ओरिएंटेड। ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ के डिग्री लेके हाथ में नौकरी मांगने निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पे तो कुछ और ही स्किल चाहिए। तो ये वाली चीज उन्होंने बोला कि बेसिक एजुकेशन प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, मैनुअल लेबर के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि हम वर्नाकुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मतलब हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज करेंगे। साथ साथ इन्होंने बोला कि भाई सेल्फ रिलायंस, आज भी आप आत्मनिर्भरता, व्हाई आई एम ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन महात्मा गांधी एंड टुडे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये कभी कभार ऐसे में भी यूज कर सकते हो आप। सेल्फ रिलायंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, चल रहा है ना स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो सेल्फ रिलायंस प्रमोट कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग से। एग्जाम्पल है वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937। ये आपको जब आप स्पेक्ट्रम में एजुकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इजीली आपको मिल जाएगा। अब टैगोर की अप्रोच देखते हैं। टैगोर ने एस्टैब्लिश किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में। इन्होंने प्रमोट किया कि भाई लिबरल आर्ट्स और कल्चरल सिंथेसिस, मतलब वो बोल रहे हैं कि स्किल सिखाओ, ये बोल रहे हैं थोड़ा आर्ट और कल्चरल को भी सिंथेसाइज करो उसमें। साथ ही साथ बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेल रेड पर्सन, ही एडवोकेटेड फॉर एन इंटरनेशनल एजुकेशन। इन्होंने बोला कि भाई हमें क्रॉस कल्चरल लर्निंग पर, ऐसा नहीं है कि आप आपने कुएं का मेंढक बना रखा है कि सिर्फ आप अपना इंडियन कल्चर ही नहीं, आप क्रॉस दी बॉर्डर्स जितने कल्चर है उसके बारे में भी बताएं। एंड यू वांट टू क्रिएट व्हाट, अ यूनिवर्सल मैन हु नोज क्रॉस कल्चरल, सारी नॉलेज हो उसको। नेक्स्ट इन्होंने बोला, इन्होंने एस्थेटिक एजुकेशन पे फोकस करा, मतलब आर्ट, म्यूजिक और एनवायरनमेंट। आर्ट, म्यूजिक और एनवायरनमेंट इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शांति निकेतन में। शांति निकेतन, आप मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे अगर आपने आर्ट एंड कल्चर ढंग से पढ़ा है। अब नेशनलिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी में देखते हैं गांधी का क्या विजन था और टैगोर का। गांधी जी का विजन ये था कि इन्होंने एडवोकेट किया, हम सबको पता है, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें हमने पता है आपको खादी, चरखा, ये सब के बारे में बात की है। और इन्होंने बोला कि विलेज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करके सबसे पहले तो सेल्फ रिलायंट बन जाओ, क्योंकि हमें ये बात पता है ब्रिटिश की एक सबसे आई वुड से डिटीरियोरेटिंग एंड सिग्निफिकेंट
पॉलिसी क्या थी कि हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। क्यों? यहाँ से सस्ते में माल उठाया, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, मशीन मेड गुड यहाँ पर अगेन महंगे में डंप किए, हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। उसके बाद इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म प्रमोट करा कि आप इंडियन वैल्यूज, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को प्रमोट करें। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन राइट हियर। जैसे सत्याग्रह जब गांधी जी कर रहे थे तो इन्होंने इसके अंदर भजन्स का यूज करा, है ना, सबको सम्मति दे भगवान, ठीक है, भजन यूज करे। फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया उसमें, उसको बोला गया वानर सेना। आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने सपोर्ट करा लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एज इन कि हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज प्रमोट करेंगे। अब हम टैगोर का अगर विजन देखें तो टैगोर ने क्रिटिसाइज करा नैरो नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म का टॉपिक आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिज्म। तो इन्होंने बोला कि भाई नेशनलिज्म को लेके, देश प्रेम को लेके एक नैरो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। इन्होंने प्रमोट करा कल्चरल इंटरनेशनलिज्म। इन्होंने बोला हम ईस्ट और वेस्ट के कल्चर को सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस उसका करेंगे। एंड दे एम्फसाइज, टैगोर एम्फसाइज ऑन स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड ओवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज से हट आप स्पिरिचुअल यूनिटी पर आए, वही क्रॉस कल्चर। अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, therefore while Gandhi's basic education found expression in नरेगा, आपको पता ही है जो भी महात्मा गांधी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे वो आज भी आपको सरकार की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के अंदर या फिर इनिशिएटिव्स में दिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। और टैगोर का जो इंटरनेशनल आउटलुक है वो आपको इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज में देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर आप आजकल, है ना, फ्रेंच पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, ये सब एम्फसाइजिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी। यूनिवर्सिटीज में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप ग्लोबल कॉम्पिटेंसी जब करते हैं तब आपको टैगोर का आउटलुक दिखाई देता है उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, आई वुड से ऑलिव ब्रांच थ्रो किया कि फ्यूचरिस्टिक की तरफ छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोशिश मत करो वापस पास में जाने की। देखो कि अगर इन पर्सनालिटीज का कोई लेगेसी या कुछ भी इम्पैक्ट आज दिखाई देता है क्या, तो वैसा वैसा कुछ इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट देखो 2022 का ये सवाल, व्हाई वाज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज कुछ पॉइंट्स तो आ जाते हैं समझ में, लेकिन ये कैसा सा सवाल है कि भाई फेमाइन क्यों आते थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला ही था आपको, ये सवाल पूछा यूपीएससी ने कि ऐसा क्यों हुआ कि सडनली इतने सारे फेमाइन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वो मिड 18th सेंचुरी के आसपास देखने को मिले। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो बिफोर ब्रिटिश रूल जो है फेमाइन इंडिया में आते थे, बट वो ज्यादा लोकलाइज, आई वुड से रीजनल, छोटी जगहों पे आते थे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कम्युनिटी था, छोटी छोटी जगहों पे ग्रेन स्टोर करते थे, इरिगेशन करते थे। लेकिन मिड 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड करना शुरू करा, फेमाइन्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए और लार्ज स्केल लेवल पर वाइड स्प्रेड आते थे। जैसे बंगाल का द ग्रेट बंगाल फेमाइन बोलते हैं। और उस टाइम पे कौन सा ब्रिटिश सरकार हट रही थी आपको पता है? उस टाइम पे उन्होंने पॉम्प एंड शो, किसका स्वागत किया था, पूरा शो किया था। एक इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखो, वाई, क्यों उस टाइम पे फेमाइन्स है? सबसे पहले तो ब्रिटिश की इकोनॉमिक और रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता है बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ब्रिटिश लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रेतवारी, महलवारी, इन सब के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत सवाल पूछती है। जिन्होंने इंपोज करा हाई फिक्स्ड कैश रेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हार्वेस्ट, उन्होंने बोला भाई हमें मतलब नहीं है जमीन में हार्वेस्ट उगी है या नहीं उगी है, आपको फिक्स्ड कैश रेंट देना ही पड़ेगा। इस चक्कर में अगर आपको याद हो, क्योंकि कभी कभार हार्वेस्ट नहीं होती थी और आपको रेंट तो देना ही है, आपको टैक्स तो देना ही है, इस चक्कर में वो मनी लेंडर से पैसे लेने चले जाते थे और मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो वो पूरा विशियस साइकिल का ट्रैप बन गया था, ठीक है। ये साथ ही साथ पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि अगर आपके पास स्कार्सिटी भी है, अगर आपका हार्वेस्ट अच्छा नहीं है, तो भी आप क्रॉप्स बेचें, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, वो भी इरोड हो गया। दूसरी बात, इन्होंने फूड क्रॉप्स के बजाय कमर्शियल क्रॉप्स या फिर कैश क्रॉप्स पे फोकस कर दिया। जैसे इंडिगो का तो आपको पता ही है, इंडिगो रेवोल्यूशन हुई थी, कॉटन, ओपीएम, जूट, ताकि ये सब कुछ ब्रिटेन पे एक्सपोर्ट हो सके। यही, इफ आई विल से दैट इंडिगो ओपीएम को छोड़ के कॉटन, जूट वाला जो पूरा का पूरा पॉइंट है, यही
इंडिजिनियस इंडस्ट्री की बर्बादी का आगे कारण बनेगा, ताकि इसको आसानी से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सके। इस चक्कर में कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के चक्कर में फूड अवेलेबिलिटी लोकल कंजम्पशन के लिए कम हो गई। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ का आपको पता ही है, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस टू ब्रिटेन। जितना भी एग्रीकल्चर सरप्लस उगता था सारा ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, उस पैसे से कोई भी रूरल री इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती थी। मैं आपको बोल रही हूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ था, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ये थे उसका सारा का सारा जो भी सैलरी है, जो भी वो है, वो सारा इंडियन ट्रेजरी देती थी। तो ये वाली चीज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी देखो, यहाँ पे मैंने साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना के फेमाइन के एपिसोड्स लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में आया, डेक्कन फेमाइन 1791-92 में, उड़ीसा फेमाइन 1866 में। तो ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी देखो, सबसे पहले निग्लेक्ट ऑफ फेमाइन रिलीफ, ठीक है। प्री कॉलोनियल स्टेट स्टोर्ड ग्रेन एंड रेमिटेड टैक्सेस इन बैड ईयर्स। जो इससे पहले कॉलोनियल एरा से पहले जो हमारे राजा वगैरह होते थे, उन्होंने तो बफर का स्टॉक ग्रेन का बना के रखा होता था, और वो टैक्स वगैरह भी हटा देते थे जिस साल फेमाइन आ गया या हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश का सिर्फ एक फंडा था, रेवेन्यू कलेक्शन। हार्वेस्ट हुई है नहीं हुई है, टैक्स तो आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा। अगला है मार्केट ड्रिवन ग्रेन मूवमेंट, वही है रेलवेज और पोर्ट्स डेवलप किए गए। अच्छा, और भी ये जो हम बोलते हैं ना कि अनसेड हिडन गिफ्ट्स ब्रिटिश दे के गए हैं, वो आप बोल देते हो, रेलवेज बोल देते हो, टेलीग्राम, ये सब बोल देते हो, लेकिन इन सबके हिडन एजेंडाज बहुत अलग थे। ऐसी रेलवेज पोर्ट्स डेवलप किए गए ताकि ग्रेन का एक्सपोर्ट्स प्रायोरिटी था, कनेक्टिविटी प्रायोरिटी नहीं था। फ्रॉम फेमाइन हिट रीजन्स टू प्रॉफिट मेकिंग मार्केट अब्रॉड। इन्वायरमेंटल डिफॉरेस्टेशन भी बहुत की है टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए, और जिस वजह से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन भी खराब हुई। देयरफॉर अब पानी नहीं है, इतना एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो फेमाइन तो आएगा ही। देयरफॉर द स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया वाज मैन मेड। यहाँ पे ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली नहीं हो रहा था इतना सारा फेमाइन आना, मैन मेड थे टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ है वो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। आप आज करने लग जाओ ये हरकत। आज हम क्या बोलते हैं, देखो आज से कनेक्ट करें तो आज हमारे पास क्या है कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब मैं बुंदेलखंड एरिया में जहां पे पानी की कमी है वहां चावल उगाने तो जाऊंगी नहीं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना। तो आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, रीजनल ज्योग्राफी देख के आप वो क्रॉप वहां उगाएं जो बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पर ऑन दी अदर साइड आपको याद आता होगा हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब में आज भी ये प्रॉब्लम है कि हमारी जब थाली की बात आती है, वीट राइस करते रहते हैं, चावल के लिए पानी रोकना पड़ता है, फार्म में मिथेन रिलीज होता है, वाटर इंटेंसिव तो है ही है, ठीक है। सेम गोज फॉर शुगर केन ऑल्सो, शुगर केन इज ऑल्सो वाटर इंटेंसिव टू सम एक्सटेंट। तो हरियाणा पंजाब इसी वजह से वाटर टेबल डाउन जाती है, ठीक है। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ इसीलिए हम मिलेट्स की, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। क्यों? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह तो कम है ही है, साथ साथ एक और चीज क्या फायदा क्या है, उतना पानी नहीं चाहिए। तो आज आप इस सब की बात करते हैं, तो अगर आप इस सब का उल्टा करने लग जाएं आज भी, तो अभी भी फेमाइंस आने लग जाएंगे, अभी भी सूखा पड़ने लग जाएगा। तो तभी भी यही हो रहा था कि फेमाइंस जो है वो ज्यादातर तौर पर मैन मेड थे, क्योंकि ब्रिटिश की इतनी एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिस वजह से पूरा ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट भी उन्होंने डिसमेंटल कर रखा था। इस वजह से फेमाइन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ देन इंडियन रूलर्स, गिव रीजंस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा यूपीएससी एनालिटिकल माइंडसेट की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये पूछ रही है कि तब ऐसा क्यों हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन थे, इंडियन सोल्जर ही थे, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था कि ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियन सोल्जर्स जो है वो बार बार जीत रहे थे, जबकि रूलर्स के पास बेटर इक्विप्ड आर्मी थी। तभी भी गिव रीजंस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहे डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड, राजाओं के पास ज्यादा फौज होने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार हरा रही थी पावरफुल इंडियन किंगडम्स को। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सुप्रीमेसी नहीं थी कि मिलिटरीली वो सुप्रीम थे, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन था किस चीज का, सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फॉर ऑब्वियस
रीजंस, मिलिट्री फैक्टर्स, सुपीरियर मिलिट्री ट्रेनिंग। ब्रिटिश के जो सिपॉइस थे, जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता था, उनकी स्ट्रिक्ट ड्रिल्स होती थी, कोऑर्डिनेटेड फायरिंग लाइंस होती थी। जैसे बैटल ऑफ प्लासी में भी ये चीज देखी गई कि डिसिप्लिन्ड मस्कट फायर ने पूरी सबसे बड़ी बंगाल आर्मी को हरा दिया था। फिर उसके बाद एडवांस्ड वेपनरी, ये हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के पास एडवांस्ड वेपन्स थे, जैसे कि फ्लिंट लॉक मस्कट्स हो गए, फील्ड आर्टिलरी होगी, कॉन्ग्रीव रॉकेट्स हो गए। उनके पास, इंडियन किंगडम्स के पास जो राजा थे, उनके पास उतनी एडवांस वेपनरी नहीं थी। उसके बाद इफेक्टिव कमांड स्ट्रक्चर, आपको पता है ब्रिटिश आर्मी के अंदर प्रॉपर हायरार्की थी कि ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर, तो क्लियर हायरार्की होना, प्रोफेशनल ऑफिसर रैंक्स होना, यूनिफाइड कमांड होना, इसका बड़ा फर्क था। साथ ही साथ नेवल सुपीरियरिटी की बात हर बार आती है व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिश। क्यों? उनके सी रूट्स कंट्रोल थे, क्योंकि सिर्फ हम तो कॉलोनी थे, उनके पास और भी बहुत सारी कॉलोनीज थी, यूरोप वगैरह भी, जिसकी वजह से वो सप्लाईज बहुत जल्दी से रीइंफोर्समेंट ला पाते थे। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल हमेशा से करा था, आपको पता ही, रिलीजन के बेसिस पे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो भी इंटरनल डिवीजन है, मतलब जो लोग पावर के भूखे थे इंडियन किंगडम्स के अंदर ही, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि हमें राजा बन जाए, हम राजा बन जाए, तो उन्होंने वहां पर डिप्लोमेसी खेल के, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेसी खेल के, पैसा दे के, ब्राइब करके, अलायंसेस बना के ओपोनेंट्स को तोड़ने की कोशिश की। आज भी अगर कोई देशद्रोही या फिर किसी पर इल्जाम लगता है बिट्रेयल का, तो आप बोलते हैं ना मीर जाफर है ना, तो यही यहाँ पे एग्जांपल है, मीर जाफर्स डिफेक्शन एट द बैटल ऑफ प्लासी। ये आज भी इनका नाम बदनाम है, जब भी धोखे की बात आती है मीर जाफर का नाम आता है। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड मिलिट्री एथोस। इंडियन रूलर्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स करने में, रीजनल पॉलिटिक्स करने में, लग्जरी इंजॉय करने में, और रीजनल राइवलरी, तू उसके साथ लड़ रहा है वो उसके साथ, ये सब करने में वो कभी भी यूनिफाई हो ही नहीं पाए। अगर मैं आपको बोलूं इनमें से कुछ रीजन, तो एग्जैक्टली वो भी हैं कि ब्रिटिशर्स इतने साल कैसे रूल करके चले गए, तो ये उसमें ये वन ऑफ द रीजंस, ये उसमें भी आएगा। तीसरा है यूनिफाइड स्ट्रैटेजी वर्सेस फ्रैगमेंटेड ओपोनेंट्स। इंडियन रूलर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज की तरह लड़ रहे थे, वो यूनिटी है ही नहीं, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन है। इवन 1857 का रिवोल्ट का जो फेलियर पूछा जाता है, उसमें भी यही था कि यूनिटी नहीं थी, यूनिफाइड कमांड नहीं था, सब अपने अपनी जगह पे लड़ रहे थे और सब इकट्ठे हुए भी नहीं। ब्रिटिश फोर्सेस जो है उनका बहुत ही डिसाइसिव एंगेजमेंट था, यूनिफाइड कमांड है, जिसकी वजह से वो अवॉइड करते थे प्रोलॉन्ग वॉर्स और जल्दी खत्म कर देते थे। Therefore, the consistent victories of East India Company is a fusion of political manipulation. Political manipulation की बात करें ना, तो ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत टाइप की पॉलिसीज की हैं पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने के लिए, आपको पता ही है। जैसे कि आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ये सारी पॉलिसीज लेकर आए थे। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक। तो वॉरफेयर, फ्रेगमेंटेड इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ये सारे कारण बने ईस्ट इंडिया कंपनी की कंसिस्टेंट विक्ट्रीज के। अब आते हैं हम 2021 के एक सवाल पे। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, गांधी जी ने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव, आई वुड से इनोवेटिव प्रोग्राम्स निकाले थे इन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसने एक ब्लूप्रिंट एस्टैब्लिश किया कि हम इंडिया को ना सिर्फ आजाद करवाएंगे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी करेंगे, उसको सोशली इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो स्वदेशियन खादी का प्रमोशन, आपको पता ही है, चरखा, स्पिनिंग व्हील सिंबल बना सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, सशक्तता का, ठीक है। फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन ऑफ खादी क्लोथ, खादी अगेन सेल्फ रिलायंस। फिर एक तिलक स्वराज फंड बना था, इसके अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे ताकि स्वदेशी इंडस्ट्रीज लगाई जा सके। फिर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत सारे नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए, जैसे काशी विद्यापीठ 1921 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया जो आज भी है 1920 में। वर्नैकुलर एजुकेशन को प्रमोट किया गया ओवर इंग्लिश मीडियम। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, गांधी जी का जो विजन पढ़ा हमने एजुकेशन में, वहां पे क्या था, वर्नैकुलर को प्रमोट करना, जबकि टैगोर जो है वो थोड़े इंटरनेशनल तरीके से डील करना चाह रहे थे, तो वर्नैकुलर एजुकेशन प्रमोट की इंग्लिश के ऊपर। बेसिक एजुकेशन सिस्टम वही, स्किल और लेबर, ये सब कुछ। फिर सोशल हार्मनी इनिशिएटिव, इन्होंने बहुत सारे एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन्स चलाए, आपको पता ही होगा, हरिजन
गांधी जी ने ही दिया था हरिजन का नाम। कैंपेन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स दलित के लिए की, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थ्रू जॉइंट पार्टिसिपेशन इन दी मूवमेंट, ये सब इन्होंने किया। अब अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात हुई इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की। वही विलेज इंडस्ट्रीज खोलो, बियॉन्ड खादी पोट्री कारपेंट्री, इससे आगे बढ़ के और इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत भी है। ये इसी के लिए वो तिलक स्वराज फंड में पैसा इकट्ठा हुआ था। फिर कोस्टल एरियाज में सॉल्ट प्रोडक्शन की बात की गई, लाइक दांडी गुजरात, पोस्ट सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करने की बात की गई, जिसकी वजह से क्लोथ इंपोर्ट जो हो रहा था ब्रिटेन से उसका 50% डिक्लाइन देखा गया 1932 तक। फिर एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स, वही न्याय तालीम, पहले भी बता चुकी हूँ कि लर्निंग के साथ साथ मैनुअल काम करना भी आना चाहिए। हरिजन वेलफेयर एक्टिविटी, जिसमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऊपर बता दिया, वेल यूसेज राइट्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि कुएं से सब पानी पी सकते हैं। वुमेन एजुकेशन और लीडरशिप पे ध्यान दिया गया थ्रू महिला मंडल। बहुत सारी फीमेल्स को लिकर शॉप्स को पिकेट करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उनको लगता था कि इनके जो हस्बैंड्स हैं वो लिकर पीते, तो इनको पर्सनल प्रॉब्लम से अटैच कर दो। रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट लाया गया। प्रोहिबिशन कैंपेन अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन, वही मैंने लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, विलेज पंचायत, ताकि लोकल गवर्नेंस, ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस देखी जाए। तो बहुत सारे आई वुड से, इसके अंदर आप चाहें तो वानर सेना वगैरह भी लिख सकते हैं, बट वो सत्याग्रह में आ गया था। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस का ही पूछा था, तो ये वाली चीजें इसमें मैंने लिख दिया। अगर ओवरऑल पूछे तो बहुत सारी चीजें लिखी थी। देयरफॉर गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्रिएटेड पैरेलल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने गांधी जी के जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे उन्होंने ऐसे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए जो कि ब्रिटिश को चैलेंज कर रहे थे, ब्रिटिश की इकोनॉमिक और सोशल डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे थे, और एक फाउंडेशन लेकर रहे थे किसका, सर्वोदय का। सर्वोदय का क्या मतलब है, वेलफेयर ऑफ ऑल। इसीलिए बोला था इनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस या देश को आजाद कराने में नहीं था, सोशली इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करना भी था। एक चीज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छी थी कि हम जो है देश को आजाद और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस करते करते सोशल रिफॉर्म करना नहीं भूले। उसमें सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत बड़ा रोल हमेशा रहेगा, लेकिन हमें अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कहीं वापस से ब्लैक एरा में तो नहीं जा रहे, जो कि लग रहा है कि जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2020 का, evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement. Again, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। लिटन, कर्जन, रिपन, इन सब की पॉलिसीज आप जरूर पढ़ते हो, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज मैं बोलूंगी, बियॉन्ड पर्सनालिटीज एंड देयर वर्किंग, क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट आते हैं, ज्यादा बहुत ही कम ही होगा आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा उल्टा सा सवाल आ गया जैसे वो फेमाइन वाला है, नहीं तो अभी तक आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट ऑन दी फेस है। लॉर्ड कर्जन की जो जब वाइसरॉय थे वो ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट बना, क्यों, क्योंकि इनकी पॉलिसीज बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है, जिसने बेसिकली नींव रखी कि रेजिस्टेंस शुरू हो एक ऑर्गेनाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, जिसने जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो बड़ा इन्हांस कर दिया था, और इन्होंने ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज 1906। फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये वाला कंट्रोवर्शियल था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, इसने प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करा कि आप ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापेंगे उसके ऊपर ऑडिट होगा, उसके ऊपर पहले चेक लगेगा, सेंसर हो जाएगा। फ्यूलिंग अंडरग्राउंड नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस एंड सीक्रेट सोसाइटीज, बहुत सारे नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस छपे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं, रस्तगुफ्तार वगैरह आपने पढ़े होंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत सारे नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस शुरू हुए थे उस टाइम पे। फिर आया पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स में मॉडर्नाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट बट इंक्रीज दी सर्वेलेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वही है, धीरे धीरे करके कंट्रोल ही करना था तो सर्वेलेंस ज्यादा बढ़ा दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे। फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज में सबसे पहले था पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 का, इसने पीजेंट्स को प्रोटेक्ट किया मनी लेंडर्स से, लेकिन ब्रिटिश का कंट्रोल रखा एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के ऊपर। एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे ब्रिटिश हमेशा से कंट्रोल रखना चाहती थी, इसीलिए इंडिगो रिवोल्ट वगैरह भी हुए थे, इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट और रेतवारी
वगैरह आया था। फिर रेलवे एक्सपेंशन, ये भी इसका लगता है ये गिफ्ट है, हिडन एजेंडा इसका ये था कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो सके, ट्रूप्स की मूवमेंट हो सके। बंगाल पार्टीशन हुई, करजन ने करवाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमने देखे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने जब बंगाल का बंटवारा करा, आपने इसको जस्टिफाई कैसे करा कि भाई इसको ना एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करना इतने बड़े को बहुत मुश्किल हो रहा है, 78 मिलियन पीपल को आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड कर रहे हैं। बट इन्होंने डिवाइड कैसे करा आपको भी पता है ना, रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने, हिडन एजेंडा इनका था डिवाइड एंड रूल करने का। इन्होंने बोला कि बंगाली यूनिटी को वीक करते हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को बांटते हैं तब आप ये थोड़ी देखते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में इधर रहती है और मुस्लिम इधर, तो बीच में लाइन खींच दो। इन्होंने यही किया। इमीडिएट बैकलैश पड़ा, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसकी वजह से इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंट मिली, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया गया और मिलिटेंट नेशनलिज्म, लाल बाल पाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, घोष, इन सब का राइज हुआ। देयरफॉर कर्जन्स पॉलिसीज डिजाइन्ड टू कंसोलिडेट ब्रिटिश रूल। कर्जन आए तो इस चक्कर में थे कि ब्रिटिश रूल को थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, बट वही बात है, जब जब ऐसा होता है कि सत्ता या फिर कंट्रोलिंग पावर में बैठे हुए लोग अपने रूल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं पावर में और उसको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस होना, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होना ये तय है। इसने भी ऐसे ही हुआ। कर्जन ने जो पॉलिसीज लेके आया था ये चाह रहा था कि ब्रिटिश रूल को मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दूं, उल्टा चक्कर क्या हुआ, रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वगैरह से, लेकिन पैराडॉक्सिकली एक्सेलरेटेड द इंडियन नेशनलिज्म। जब लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है ना तब वो जागते हैं, तो उल्टा इफेक्ट पड़ गया इस चीज का। ठीक है, ये थे आपके आज के मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल। आपको समझ में आया होगा, आई होप। आपको हर एक सब्जेक्ट जब खत्म हो रहा है मेंस के पीवाईक्यूज का, आपको प्लीज ध्यान रखना है थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी एडवांस प्रेप कैसे करनी है। मैंने डायनामिक टॉपिक्स के लिए भी आपको समझाया कि कैसे आप डेटा शीट्स बना सकते हो, कैसे कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफी डायरेक्ट है। अगर आपने तमीज से प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रखी है, बस इसमें यह है कि आपको टाइम पे बस रिकॉल हो जाए, उसके लिए बेटर रिविजन की जरूरत है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में सिर्फ एक ही दिक्कत है, स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, टू सम एक्सटेंट आई कैन से दिस फॉर पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर आल्सो, ये वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जितना बेटर रिवीजन होगा उतनी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। ऐसा इन सब्जेक्ट्स में बड़ा मुश्किल है कि आपको क्वेश्चन ना आता हो। दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट द केस विद दीज 3-4 सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं होगा या पढ़ा ही नहीं होगा। दिस कैन हैपन विद वेरी डायनामिक सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे ज्योग्राफी में कभी कभार बिल्कुल नया ही कोई इन्होंने क्लाइमेटिक वो पूछ लिया, या फिर इन्वायरमेंट में बहुत डायनामिक सवाल पूछ लिया, तो यह वहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता। बस आपको रिविजन सही रखनी है ताकि आप रिकॉल करके इन वाले जो क्वेश्चन है ना उस पर टाइम वेस्ट ना करो। देखो GS1 है ये, GS1 के अंदर आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी इंडियन सोसाइटी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत डायनामिक है। उनको आप कितना भी कवर कर लीजिए, क्वेश्चन जो वहाँ पे आएगा आपको वहीं पे डील करना है वो सवाल। तो होपफुली आप GS1 के बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी गिने चुने 3-4 टॉपिक हैं, वही 4-5 लगा लो मैक्सिमम। रशियन रेवोल्यूशन करनी है, फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर आप उनको ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी सेम है। तो इन क्वेश्चंस में टाइम बचाएं ताकि इंडियन सोसाइटी वाले को कैटर कर पाएं। हर GS में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं जिसमें आपको होना चाहिए पेपर में मेरा यहाँ तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। डायनामिक सब्जेक्ट्स जैसे GS3 है, GS3 में बच्चों के नंबर इसीलिए ही कम आते हैं क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही नहीं है। GS3 तो पूरा ही डायनामिक पेपर है, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाता है। साइंस एंड टेक, अब जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस वाला, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन मेंस में थोड़े डिटेल में आ जाते हैं। वो टेलीस्कोप के अंदर का, वो सैटेलाइट के पेलोड्स वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपको बहुत माइंडफुल होकर चलना है। स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं है कि क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, आपको जो D-Day है जहां पर जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे वहां पर आप उसको कैसे पुट ऑन एग्जीक्यूट करेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाने इन एग्जामिनेशन हॉल टाइप जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन।